What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोगों ने नेशनल इनकम में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड तीनों ही सीख लिया है। अभी आज हम इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कवर करने वाले हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज डे 14 और आज थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। एक क्लास और लगेगी, ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक में हमारा नेशनल इनकम भी खत्म हो जाएगा और अगला यूनिट हमारा मनी एंड बैंकिंग वो भी शुरू हो जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ध्यान से समझना है, कॉपी पेन ले आओ, चीजें शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। तो सर यूनिट का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, है ना। अब आपको मेजर करना आ गया है, आपने इनकम मेथड भी सीख लिया, एक्सपेंडिचर मेथड भी सीख लिया, वैल्यू एड मेथड भी सीख लिया। जो भी चीजें आपने पढ़ी है ना वहां पे प्रैक्टिकल के फॉर्म में, वही यहाँ पे थ्योरी में लिखी है। तो आपको थ्योरी भी लिखनी आनी चाहिए। तो सर एग्जाम में अगर थ्योरी में पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो नेशनल इनकम हम लोग क्या बोलेंगे कि नेशनल इनकम हम लोग सबसे ज्यादा एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर मानते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी का, कि एक इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके लिए हम उस नेशन की इनकम कंसिडर करते हैं कैलकुलेट करके। तो प्रोडक्शन से क्या होगा, देखो सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से इनकम होगा, इनकम से क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर से फिर इनकम जनरेट होगी। तो ये ऐसे ही घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो हम लोग इसीलिए तीन मेथड्स कंसिडर करते हैं। प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। फिर लोगों का इनकम हो जाता है तो उसके लिए हम इनकम मेथड। फिर इनकम से लोग खर्च करते हैं तो उसके लिए एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली तीन मेथड यूज करते हैं। तीनों में से कोई भी मेथड हो, आंसर हमारे पास सेम ही आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एड मेथड, तीनों से आंसर सेम रहेगा। इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, आपको पता होना चाहिए, एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, परफेक्ट है। सबसे पहले आ गया बेटा अब हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेथड तब यूज होता है जब डिफरेंट फेजेस में प्रोडक्शन हुआ हो। हम लोगों ने बिस्किट का एग्जांपल लिया था ना न्यूमेरिकल में, कि सबसे पहले वीट प्रोड्यूस करेगा एक फार्मर, फिर वीट से क्या बनेगा, वीट से आपके पास एक आटा बनाएगा चक्की वाला, फिर चक्की वाले से बेकरी वाला वो आटा ले जाएगा, उससे वो बिस्किट बनाएगा। तो हर इंडिविजुअल प्रोसेस में कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हर प्रोसेस में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसको ऐड करके हम लोग वैल्यू एड मेथड से नेशनल इनकम निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। एक फर्म अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से कितना वैल्यू ऐड करती है रॉ मटेरियल के अंदर। जैसे सपोज मैं 500 का सामान खरीद के लाया, अब मैं उस पर कितना वैल्यू ऐड करके सेल करूंगा, तो वो वैल्यू एडिशन हो जाता है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से वैल्यू एड आ जाता है। उसके बाद ये वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि बेकर को बेसिकली फ्लोर चाहिए ब्रेड बनाने के लिए, वो फ्लोर लेता है 500 का, ठीक है, मिलर से, राइट, और उससे फिर वो क्या करता है, बेसिकली फ्लोर से ब्रेड बना देता है। तो कितना कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, जो भी वैल्यू बन रहा है, जो फाइनल वैल्यू बन के आ रहा है, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। और जो खर्चा आया था, जो कॉस्ट आया था उसको बनाने में, यानी जो रॉ मटेरियल का खर्चा आया था, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सीधी सीधी सी बात है, अगर ब्रेड बनाने वाला जो वो फाइनल ब्रेड बनाता है, सपोज फाइनल ब्रेड कितने की बनाई, यहाँ पे कितना वैल्यू लिखा हुआ है, देखो मैं यहाँ पे आपको वैल्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेड लेट सपोज 700 रुपए की बनी, लेट सपोज ब्रेड कितने की बनी, 700 की बनी, तो ब्रेड को तो बोल देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, सही है। और जो वो खर्चा करा उसने, जो वो आटा लेके आया 500 का, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 200। तो 200 हमारे पास
वैल्यू एडेड में कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हर सेक्टर में बहुत सारे लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जब हम सबको जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीवी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। ठीक है जी, डन है। चलो सर, ये तो थ्योरी हो गई। इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसको बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं जो खर्चा हुआ है इनकर्ड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट। ध्यान रखना, प्रोडक्शन यूनिट जो खर्चा कर रही है, किस चीज पे खर्चा कर रही है? वो गुड्स और सर्विसेज खरीदने में जो कि हमें हेल्प करेंगे या तो रीसेल करने के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? वो खर्चा जो आप इंटरमीडिएट गुड्स पे कर रहे हो। इंटरमीडिएट गुड्स यानी वो गुड्स जिनको या तो आप रीसेल करोगे या उनसे फर्दर प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, जैसे पिछली बार हमने ब्रेड बनाने के लिए आटा खरीदा, तो वो एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। फाइनल कंजम्पशन क्या होता है? वो खर्चा जो हम फाइनल गुड्स पे करते हैं, जैसे जो लोग ब्रेड खरीदेंगे अल्टीमेटली, वो क्या होगा हमारे पास? फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, वही इंटरमीडिएट और फाइनल गुड वाली बात है। इसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि कितने रुपए का सामान इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है एक साल में। तो जितने भी रुपए का सामान प्रोड्यूस हो गया है ना, अब चाहे वो बिक जाए, चाहे वो थोड़ा सा बचा रह जाए, चाहे वो मैं घर ले जाऊं, प्रोड्यूस तो हुआ है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाता है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैंने ये 1000 बोर्ड बनाए, ये बोर्ड कितने बनाए? 1000। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 आएगा, बिके सपोज 900, 90 बच गए यानी कि रिमेनिंग स्टॉक, और 10 मैं घर ले गया अपने खुद के यूज के लिए, तो प्रोडक्शन तो 100 का ही हुआ है ना। तो हम लोग कंसिडर करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में टोटल वैल्यू जो प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट को? अगर सारा का सारा बिक गया है तो सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो सेल हुई है वो, और सेल्फ कंजम्पशन जो खुद के लिए यूज करा वो ऐड कर लो। अगर सारा नहीं बिका है तो फिर अनसोल्ड स्टॉक जो है वो भी ऐड किया जाता है। अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यूजुअली हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और उसके अंदर हम कई बार क्या जोड़ देते हैं? चेंज इन स्टॉक जोड़ देते हैं अगर बचा रह गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो सर, अब आता है अगर नेशनल इनकम हमें निकालनी है वैल्यू एडिड मेथड से तो कैसे निकलेगी? ये बेटा स्टेप्स कई बार 3 नंबर में सिंपल स्टेप्स लिखने को आ जाता है। तो वैल्यू एडिड मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालोगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करो प्रोडक्शन यूनिट्स कि कौन कौन सी जगह पे वैल्यू एडिशन हो रहा है, कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं, उन सबको क्लासिफाई करो। ठीक है, फिर उन सबका वैल्यू एडिशन जोड़ दो, सबको ऐड करके कहाँ पे पहुंच जाओ? जीवी एट एमपी पे। इन द सेकंड स्टेप जीवी एट एमपी ऑफ ईच सेक्टर इज कैलकुलेटेड एंड द सम टोटल इज नोन एज जीडीपी एट एमपी। ठीक है, फिर जीडीपी एट एमपी से डोमेस्टिक इनकम पे जाना आता है। सर जीडीपी एट एमपी से डोमेस्टिक इनकम पे कैसे जाएंगे? स्टेप में ऐसे ही लिखना है हमें। ठीक है, तो स्टेप में सबसे पहले क्या लिखना है कि सर हम तो आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफाई करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। एक बार ये हो गया, फिर हम सबका वैल्यू एडिशन ले लेंगे, एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी। फिर हम डोमेस्टिक इनकम पे जाएंगे। सर डोमेस्टिक इनकम पे कैसे आए? देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआईए, आप एनएफआईए प्लस कर दोगे, है ना। सर अभी तो हम डोमेस्टिक इनकम पे ही हैं, अभी तो हम नेशनल पे नहीं जा रहे। हाँ बेटा, नेशनल पे बिल्कुल लास्ट में जाते हैं। जब आप स्टेप लिखते हो ना, जब आप स्टेप लिखते हो तो स्टेप में पहले आप हमेशा डोमेस्टिक इनकम पे जाओगे, उसके बाद अगले स्टेप में आप नेशनल इनकम पे जाओगे। सर क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम नहीं लिख सकता? नहीं बेटा, पहले डोमेस्टिक पे जाना फिर नेशनल पे जाना। ठीक है, चलो सर पीपी से में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। तो पहले आप डोमेस्टिक इनकम पे पहुंच गए और फिर नेशनल इनकम पे जाने के लिए एनएफआईए और ऐड करना पड़ेगा बस इसके अंदर। लो सर, इस तरीके से हम स्टेप्स लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो जीवीए प्राइवेट सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का, सबका जोड़ो, जीडीपी एमपी बन जाएगा, माइनस डेप माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए, नेशनल इनकम पे पहुंच जाओगे। अब आ रहे हैं बच्चों हमारे पास प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। अब बच्चों आप प्रिकॉशंस को समझने के साथ साथ अपनी कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि प्रिकॉशंस के साथ साथ ना एक टॉपिक आपका और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कॉपी को
दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इधर लिख देंगे आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और इधर लिख देंगे आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आइटम्स हम कौन कौन सी इंक्लूड करेंगे और आइटम्स हम कौन कौन सी इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो प्रिकॉशंस पढ़ते जाना, साथ साथ इस टेबल में लिखते चलना, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप खुद सोचो, क्या हम इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं? नहीं सर, हम तो फाइनल गुड्स कंसिडर करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स आपको इंक्लूड नहीं करने। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, अब ध्यान रखना बच्चों, देखो सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स जब पहली बार बिका होगा तो ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ चुका होगा। जब भी उसकी प्रोडक्शन हुई होगी तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया होगा। अब तो वो दोबारा से बिक रहा है, सेकंड हैंड बिक रहा है, तो सेकंड हैंड गुड की सेल परचेज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर हम अब कर लेंगे तो फिर तो वो दो बार ऐड हो जाएगी एक ही चीज, देश की इनकम बिना बात बढ़ के आ जाएगी। तो सेकंड हैंड गुड्स का सेल परचेज कभी भी नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हम अपने लिए घर पे यूज़ करते हैं, जैसे किचन गार्डनिंग, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, सर्विसेज ऑफ मदर्स, कोई डॉक्टर ने अपने बेटे को ट्रीट कर दिया घर पे, कोई टीचर ने अपने बच्चे को घर पे पढ़ा दिया। तो ऐसी सर्विसेज कभी मार्केट में एंटर ही नहीं करती हैं, ये घर में ही प्रोड्यूस होती हैं, घर में ही कंज्यूम हो जाती हैं, तो इनको भी हम लोग कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो क्या क्या आ गया हमारे पास जो इंक्लूड नहीं करना, नॉट इंक्लूडेड में सबसे पहला इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर दोगे तो फिर आपके पास डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसको इंक्लूड नहीं करना। दूसरा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इनको इंक्लूड नहीं करना बच्चों। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इनको बच्चों हम लोग प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ही हम लोग नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस के नाम से आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस भी यही हैं, जैसे सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो सर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट नहीं करेंगे, कौन से गुड्स करेंगे, फाइनल गुड्स। तो अगर कोई भी फाइनल गुड है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। दूसरा, सर सेकंड हैंड गुड्स का सेल परचेज तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर सेकंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करवाने में किसी ब्रोकर ने हेल्प करी हो, उसकी कमीशन, अब उसका कोई इस तरीके का प्रॉफिट, हाँ सर ये तो सही है, ये तो पहली बार हुई है। जैसे सपोज मैंने कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, तो जब भी वो गाड़ी पहली बार बिकी होगी तो नेशनल इनकम में आ गई होगी, लेकिन अगर मैं सेकंड हैंड खरीद रहा हूँ तो उसको मैं दोबारा से ऐड नहीं करूँगा क्योंकि एक बार हो चुकी है। बट अगर मैंने एक ब्रोकर के थ्रू खरीदी तो उस ब्रोकर की कमीशन तो आनी चाहिए, वो तो एक प्रोडक्टिव सर्विस है ना, तो वो हम इंक्लूड कर देंगे। इसका मतलब ब्रोकरेज या फिर कमीशन ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये हम इंक्लूड करते हैं। सर ये एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं बेटा, 3 नंबर में 3 पॉइंट दे देगा। जैसे बोलेगा कि बताओ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्या ये इंक्लूड होगा, तो आप बोलोगे नो, ठीक है। आपको बोल देगा फाइनल गुड्स, क्या इंक्लूड होगा, आप बोलोगे यस ये इंक्लूड होगा। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हमने किसी गुड्स का प्रोडक्शन करा है अपने लिए, क्या ये इंक्लूड होगा, हम बोलेंगे यस। सर्विसेज नहीं होता, गुड्स होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमने ये 100 बोर्ड बनाए, 90 बिक गए, 8 बचे रह गए, 2 हमने खुद से यूज कर लिए, तो इसीलिए ये क्या माना जाएगा, जो खुद यूज कर लिए नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ ही है ना इनका, है ना। तो याद रखना, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये इंक्लूड होते हैं बच्चों। सर्विसेज
अगर प्रोड्यूस हुई हैं ये इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, चलो सर 3 तो हमें समझ में आए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। ओके, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड कर लिए तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सेकंड हैंड गुड में भी क्या होगा, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसलिए इंक्लूड नहीं करते। ये क्यों इंक्लूड नहीं करते डोमेस्टिक सर्विसेज, क्योंकि ये कभी मार्केट में एंटर ही नहीं करती और इनकी मनी की टर्म्स में एस्टिमेशन होता ही नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शैल बी इंक्लूडेड। हाँ, ये ध्यान रखना बच्चों, क्या इंक्लूड करना है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। इम्प्यूटेड का मतलब होता है बच्चों एक एस्टिमेटेड वैल्यू। जैसे कोई एक इंडिविजुअल, यहाँ पे ये बोला जाता है कि एक इंडिविजुअल अगर खुद के अपने घर में रह रहा है तो वो सारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा है जो एक इंसान अगर रेंटल में रहता तो वो एंजॉय करता। तो इसीलिए अगर वो इंसान रेंट पे अपना हाउस दे तो उसको एक एस्टिमेटेड वैल्यू पता लग जाएगी कितना रेंट उसको मिलेगा, वो वैल्यू हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो नेशनल इनकम में क्या सर हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इंक्लूड करते हैं रेंट की, या इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट हम इंक्लूड करते हैं? तो ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रहना चाहिए आपको कि इम्प्यूटेड वैल्यू एक एस्टिमेटेड वैल्यू किस चीज की, रेंट की, ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं। सही है, चलो सर ये भी हो गया। अच्छा जी, चेंज इन स्टॉक क्या इंक्लूड होता है? चेंज इन स्टॉक तो बचा हुआ माल है वो तो इंक्लूड होगा, गुड्स जो बिक गए वो भी इंक्लूड होते हैं, जो खुद के लिए यूज कर लिए वो भी इंक्लूड होते हैं, और जो रिमेनिंग है अनसोल्ड वाला पार्ट है चेंज इन स्टॉक वो हम इंक्लूड करेंगे। चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। अच्छा, एक पांचवी चीज जो बेटा इंक्लूड नहीं होती वो होती है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। बेटा किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी है, यानी आप कोई शेयर खरीद रहे हो, आप कोई बॉन्ड खरीद रहे हो, आप कोई डिबेंचर खरीद रहे हो, तो इकोनॉमी में किसी तरीके का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। नेशनल इनकम में जीडीपी, एनडीपी सब जगह पी कॉमन था, एग्रीगेट्स में प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है। तो प्रोडक्शन इज अ मस्ट, इसीलिए कभी भी कोई ऐसी चीज है जिसमें प्रोडक्शन ही नहीं है वो हम इंक्लूड नहीं करते। दूसरी बात बच्चों, आप कभी भी शेयर्स वगैरह खरीदते हो तो सिर्फ नाम ही तो चेंज होता है। शेयर आज मेरे पास है, कल आपने मेरे से खरीद लिया, अब आपके नाम हो गया, कोई फर्दर प्रोडक्शन उससे नहीं हो रहा, इकोनॉमी में किसी तरीके की कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, राइट। तो हम लोग बोलते हैं परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर इन्हीं की सेल परचेज पे कोई ब्रोकरेज हुई किसी ब्रोकर की, वो इंक्लूड हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ब्रोकरेज, क्योंकि वो तो एक प्रोडक्टिव सर्विस है ना, ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, वो इंक्लूड करी जाएगी। सही है, तो ये बेटा प्रिकॉशंस भी हैं, और ये आपको ऐसे भी याद रखने हैं कि इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सही है, चलो सर। इसके बाद डबल काउंटिंग क्या होता है बेटा, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड करने लगोगे तो एक ही चीज 2 बार काउंट हो जाएगी, पहले एज अ इंटरमीडिएट फिर फाइनल, तो प्रॉब्लम हो जाएगी डबल काउंटिंग की। इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कब आता है? व्हेन इंटरमीडिएट गुड्स इज आल्सो इंक्लूडेड। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग एन आउटपुट मोर देन वंस। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू यही वाला एग्जाम्पल लिया था, 500, 700, 1000 न्यूमेरिकल में कराया था ना, तो ये वही सेम चीज़ लिखी हुई है, तो दोबारा से इसको पढ़ने का कोई पर्पज़ नहीं है। अच्छा, डबल काउंटिंग से अवॉइड कैसे किया जा सकता है? डबल काउंटिंग अवॉइड करने के मैंने आपको कितने मेथड बताए थे? 2, कि या तो वैल्यू एडिड मेथड या फाइनल आउटपुट मेथड। या तो हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन ले लो कि 500 का एडिशन यहाँ हुआ, 200 का यहाँ हुआ, 300 का यहाँ हुआ, 1000, या फिर फाइनल आउटपुट 1000। तो 2 तरीके होते हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के, इधर वैल्यू एडिड मेथड और फाइनल आउटपुट मेथड। ठीक है जी, चलो सर। अब आ रहा है बच्चों वैल्यू एडिड मेथड खत्म, अब आ गया इनकम मेथड। सर इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम एस्टिमेट होती है? तो बच्चों इनकम मेथड से बहुत सिंपल है, हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी की इनकम को ऐड करते जाओ,
हमारी इकोनॉमी में जो भी हो रही है तो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम। अंडर दिस मेथड इनकम रिसीव बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर आर एडेड, है ना, हम सबको ऐड करते चले जाते हैं, वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट सबको जोड़ दो और इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल जाता है। सही है। देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, अब ये आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है। सर सीओई आता है, सीओई में वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेसिकली उन लोगों की इनकम है जो लोग जॉब्स करते हैं। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, ये भी मैंने आपको बताया था, रेंट क्या है, किसी की अपनी बिल्डिंग से, प्रॉपर्टी से, है ना। रॉयल्टी कोई अपना एसेट यूज़ करने के लिए किसी को देता है तो उससे रॉयल्टी लेता है। इंटरेस्ट इनकम होती है जब आपने फंड्स लेंड किए होते हैं, लोन वोन दिया होता है, वहाँ से इंटरेस्ट आता है। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, याद रखना है। उसके बाद बच्चों मिक्स्ड इनकम, वो लोग जो अपने खुद के बिजनेसेस कर रहे हैं, डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्लिनिक है, कुछ भी, तो ये सब बेसिकली हमारे पास मिक्स्ड इनकम में आ जाते हैं। इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकलेगा, उसके स्टेप्स। तो स्टेप्स कैसे करोगे, सबसे पहले फिर से आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करो प्रोडक्शन यूनिट्स, जो प्रोडक्शन कर रही हैं उन यूनिट्स को क्लासिफाई करो। फिर आप एस्टिमेट करो फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन कौन सी हैं, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। उन सबको जोड़ के कहाँ पे पहुंचोगे, डोमेस्टिक इनकम पे। उसमें एनएफआईए जोड़ दोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, नेशनल इनकम पे। तो ध्यान रखना है कि सर सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टिमेट करो, एक बार ये हो जाए फिर फैक्टर इनकम निकाल लो, फैक्टर इनकम ऐड करके सारी की सारी कहाँ पहुंच जाओगे, डोमेस्टिक इनकम पे, और फिर कहाँ पहुंच जाओगे, नेशनल इनकम पे। ठीक है, लो जी सर जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी। अब इसके प्रिकॉशंस देखो, इसके प्रिकॉशंस भी मेजॉरिटी ऑफ द प्रिकॉशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारे तो रिपीट करेगा। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रांसफर इनकम। बताओ जी क्या ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होनी चाहिए, स्कॉलरशिप, जो बिना मेहनत के, जो कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रही, बस इनकम वैसे ही मिल रही है, नहीं होती सर। तो लिखो जल्दी से। सर नॉट इंक्लूडेड में किसी भी तरीके की ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करे जाते नेशनल इनकम में। तो सर कौन से इंक्लूड करे जाते हैं, फैक्टर इनकम्स। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट दिया हो, रेंट एंड रॉयल्टी दिया हो, इंटरेस्ट दिया हो, मिक्स इनकम दिया हो, सीओई दिया हो, वो सब इंक्लूड करे जाएंगे। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा हो कि कोई इंडिविजुअल रेंटल इनकम कमा रहा है, क्या इंक्लूड होगा, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे रेंट जो है जनरेट हो रहा है ना, तो इंक्लूड कर देंगे। तो प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई, इसमें से कुछ भी दिया हो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी फैक्टर इनकम्स है। ठीक है, चलो सर पहला प्रिकॉशन तो समझ गए कि हमें ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करना। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, पीछे भी आ गया था, अभी फिर आ रहा है। सेकेंड हैंड गुड्स से होने वाली इनकम हम इंक्लूड नहीं करते बच्चों, लेकिन अगर कोई ब्रोकर है जो वो सेल परचेज करवा रहा है, वो ब्रोकरेज इंक्लूड हो जाएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है बेटा लॉटरी वगैरह। तो सर अगर कोई भी लॉटरी लगी है किसी की, तो कोई प्रोडक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, तो इंक्लूड नहीं होगा। तो नंबर 7 पे नॉट इंक्लूडेड में लिख दो विंडफॉल गेन्स। देखो बच्चों प्रिकॉशंस पढ़ते जाओ और आपके पास लिस्ट तैयार होती जा रही है। जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ना इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड का, लिस्ट खोल के रख लेना, बहुत आसानी से कर लोगे तुम, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है जो लॉटरी वगैरह बिना मेहनत करे आपको मिल जाता है। सही है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। सर्विसेज प्रोडक्शन बाय सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, जैसे वही है ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। इम्प्यूटेड रेंट हम पीछे लेके आ गए थे, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये इंक्लूड होंगे बच्चों, ये तो पीछे आ गया था। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, जो अगर पिछली सेविंग से कोई पेमेंट हुआ है तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो पिछली सेविंग्स में से है, तो वो इस साल की नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड करेंगे हम। तो कोई भी पेमेंट अगर पास्ट सेविंग से हुआ है वो हम इंक्लूड नहीं करते, जैसे डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ध्यान रखना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, कई बार ये सीधा सीधा पूछ लेता है। तो ये पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स होते हैं, ये इंक्लूड नहीं करने। नॉट इंक्लूडेड में लिखो पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स,
ये बच्चों हमें इंक्लूड नहीं करने। सर इसकी चैप्टर में थ्योरी में कुछ आएगा क्या? इनमें से अभी तक जो मैंने आपको कराया है उसमें सिर्फ इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड पूछ सकता है, बाकी स्टेप्स शायद पूछ ले, और अभी तक कुछ नहीं आने वाला, न्यूमेरिकली ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, लो सर तीसरा और आखिरी मेथड हो जाता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का खर्चा जोड़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन जितनी हुई है उतना ही खर्चा हुआ है, जितना खर्चा हुआ है उतना ही इनकम हुआ है। तो तीनों मेथड से आंसर तो सेम ही आना है। तो वैल्यू एडिशन से देख लिया, इनकम से देख लिया, अब एक्सपेंडिचर से देख लो। सबके खर्चे जोड़ो, जीडीपी एट एमपी पे पहुंच जाओगे। फिर जीडीपी एट एमपी से कहीं भी जा सकते हो, है ना। इस मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। कंपोनेंट क्या क्या होंगे? सबसे पहले जो प्राइवेट यानी कि हाउस होल्ड्स का खर्चा है उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो सरकार का खर्चा है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। स्क्रीनशॉट लेके चलना, ठीक है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इकोनॉमी में, चाहे वो फिक्स एसेट्स में हो, चाहे वो करंट एसेट्स में हो यानी स्टॉक में हो, वो सब आपको ले लेना है, जिसको हम बोल देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, वो भी हम कंसीडर कर लेंगे। और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, चौथा कंपोनेंट जो हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है जी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमारे पास ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसको हम लोग दो पार्ट्स में भी सीख सकते हैं। सर दो पार्ट्स में मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक ऐसे भी दे सकता है। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है देखो, बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस में अगर कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुई है वो आ जाएगी। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो लोगों ने अपने रेजिडेंशियल घर वर बनाए हैं वो आ जाएंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है, रोड्स ब्रिजेस डैम्स बने हैं, वो आ जाएंगे। और ये हमारे फिक्स्ड में आ जाते हैं। इसमें हम चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास जीडीसीएफ पूरा बन जाएगा। तो ये जो तीन तरीके की इन्वेस्टमेंट है, ये तीन तरीके की इन्वेस्टमेंट किसका है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक हो गया जी, चलो सर। उसके बाद बच्चों नेट एक्सपोर्ट्स और एनएफआईए में एक डिफरेंस दिया है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एनएफआईए किसका डिफरेंस होता है? इनकम, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेट एक्सपोर्ट्स एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और एनएफआईए एक नेशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में कई बार नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आती हैं, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, वहां पे सिर्फ फैक्टर सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों। एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स देख लो, आइडेंटिफाई करो, फिर सबके खर्चे जोड़ो। खर्चे जोड़ने के बाद आप जीडीपी एट एमपी पे आ जाओगे, फिर वहां से पहले डोमेस्टिक इनकम पे जाओ, फिर वहां से नेशनल इनकम पे जाओ। स्टेप्स में सब में हमेशा ऐसे ही लिखना है। सब में पहले आप क्लासिफाई कर लो यूनिट्स को, फिर आप जीडीपी एट एमपी पे आ जाओ। अब इनकम मेथड से हो सीधा एनडीपी एट एफसी पे जाते हो, लेकिन बाकी दोनों में जीडीपी एट एमपी पे आ जाओ, फिर डोमेस्टिक इनकम, फिर नेशनल इनकम। ठीक है, स्टेप्स एज इट इज सेम है। इसके बाद बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नेक्स्ट वी हैव, आजा यार, आई एम सॉरी गाइज, वो फाइल करप्ट हो गई थी तो मैंने फिर दोबारा से एक नई फाइल यूज कर रहा हूं। मैं बेसिकली मेरी ही यूट्यूब वीडियो है, उसी की फाइल यूज कर रहा हूं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के जब हम प्रिकॉशंस पढ़ते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस में बच्चों देखो, सबसे पहले है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो भी इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि हम सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स इंक्लूड करते हैं। सही है। तीसरा परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिए, ये भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम कोई भी परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन सर अगर सेकंड हैंड गुड्स पे कोई ब्रोकरेज कमीशन हो वो कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये भी हम इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो हम इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड होता है। तो यही सारे के सारे प्रिकॉशंस बेटा हमारे कौन से मेथड में चलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड में चलते हैं। तो अब आपके पास
प्रिकॉशंस भी आपने पढ़ लिए, स्टेप्स भी आपने पढ़ लिए, और इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड का एक चार्ट भी हो गया जो आपको हेल्प करेगा किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने में। एक छोटी सी ट्रिक और होती है कि अगर आपको कोई आइटम लग रहा है कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा कि इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो आप ये सोच लेना कि क्या ये किसी फॉर्मूला में लगता है, क्या ये इनकम मेथड में PRIME इनमें से कुछ है, क्या ये एक्सपेंडिचर मेथड में GGNP इनमें से कुछ है, या ये वैल्यू एडिड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट में तो नहीं आएगा। तो बहुत दिमाग लगा के जब आप करोगे तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये थे बच्चों हमारे पास नेशनल इनकम के तीनों ही मेथड के स्टेप्स, तीनों ही मेथड के प्रिकॉशंस, तीनों ही मेथड की कुछ बेसिक थ्योरी जो मैंने आपको कराई, और ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेशनल इनकम में एक छोटा सा टॉपिक और बचा, इनफैक्ट 2 टॉपिक्स और बचे, एक रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, वो मैं आपको कराता हूँ अगली क्लास में, और एक जीडीपी एंड वेलफेयर, उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में करने वाले हैं। कल सैटरडे है, कल तो आप खूब रिवीजन करोगे अच्छे तरीके से, यू हैव अ लॉट टू रिवाइज नाउ। अच्छे तरीके से रिवीजन करना, मेहनत करना और चीज़ों को कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। कल सैटरडे का फुल एडवांटेज लेना, रिवीजन दबा के करना, और पूरा यूनिट एक बार सारी की सारी वीडियोस चेक कर लो, एक ही बार करके देख लो, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. All the very best. Keep growing and keep glowing.